नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था और समस्याओं का हल करने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए बड़ी संख्या में आवास बनाने की पहल की है। गुजरात के नवसारी में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत और कई अन्य घायल। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। सरकार ने वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगाई। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिन में शीतलहर बढ़ने की संभावना और कजाकिस्तान में कोनोरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र विचारधारा वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। साइप्रस में उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय को भारत से बड़ी आशाएं हैं जो समस्याओं का समाधान कर सकता है। श्री जयशंकर ने कहा कि वे कूटनीति और विदेश नीति में दृढ़ता बनाए रखने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि मूल मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के बूते भारत को बातचीत के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आतंकवाद को उचित ठहराया जाए। विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा तरीके से बदलने की किसी भी कोशिश को भारत स्वीकार नहीं करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देश की सीमा पर चुनौतियां बनी हुई हैं और कोविड काल में चुनौतियां और बढ़ी हैं। You all know that today the state of our relations with China are not normal. They are not normal because we will not agree to any attempt to change the line of actual control unilaterally. विदेश मंत्री ने कहा कि भारतवंशी मातृभूमि के लिए शक्ति का स्रोत हैं और भारतवंशियों को लेकर मोदी सरकार की दृष्टि एकदम स्पष्ट रही है। विदेश मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2025 तक भारत विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साइप्रस में उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत एक मजबूत केंद्र बना है और हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए बड़ी संख्या में आवास बनाने की पहल की है। उन्होंने आज बेंगलुरु में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए अब तक 31,000 आवास बनाए गए हैं, 17,000 निर्माणाधीन हैं और 15,000 स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। मोदी सरकार ने सीएपीएफ के लिए ई आवास पोर्टल बनाया है। सिर्फ ई आवास पोर्टल के कारण ही लगभग 9% जितनी हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में बढ़ोतरी हुई है और इन 8 वर्षों में 31,000 आवासों का निर्माण किया है। 17,000 से ज्यादा आवास निर्माणाधीन है और 15,000 से ज्यादा आवास प्रक्रियागत इस बजट के अंदर हम अप्रूव करेंगे। ये सब आवास बनने के बाद 31,000, 17,000 और 15,000 ये समाप्त होने के बाद हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो केंद्रीय सुरक्षा बलों का 60% से ऊपर चला जाएगा। वो मेरे लिए देश के गृह मंत्री नाते बहुत संतुष्टि का विषय है। गृहमंत्री ने कहा कि आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना से केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है। हमारे जवानों की और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य की सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना लेकर हम आए हैं। लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। अब किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं अप्रूवल लेना या कोई जरूरत नहीं है। कार्ड स्वैप कर आप आपका इलाज करा सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसकी अकाउंटिंग सिस्टम हो जाती है और इसके कारण बहुत सारे अस्पताल भी बढ़ गए हैं। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले सशस्त्र बलों की वीरता और साहस की प्रशंसा करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मियों को हिमवीर का नाम दिया गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से भी बड़ा सम्मान है।
सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज कोच्चि में केंद्रीय मात्स्यिकी, समुद्री और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मुरुगन सोमवार को कोट्टायम स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान में छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्वप्न लोक में रह रहा नेता बताया है। पार्टी ने यह टिप्पणी श्री गांधी के इस बयान के बाद की है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि श्री नरेंद्र मोदी अगले लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं। विपक्ष में तो कई उम्मीदवार हैं जो अपने आप को मन बनाए हुए बैठे हुए हैं, चाहे वो केसीआर हो, ममता बनर्जी हो या हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हो। और दूसरी तरफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो विपक्ष के राहुल गांधी जी उम्मीदवार होंगे। तो राहुल जी कुछ भी कर लें, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात के नवसारी में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अहमदाबाद मुंबई राजमार्ग पर सुबह करीब 4 बजे एक बस और एक कार के बीच टक्कर के बाद ये दुर्घटना हुई। 7 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि 2 अन्य की नवसारी के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हादसे का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस ने इस वर्ष 93 मुठभेड़ में 172 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें 42 विदेशी आतंकी थे। कश्मीर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से 108 आतंकी लश्कर ए तैयबा के, 35 जैश ए मोहम्मद के और 22 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के और 7 आतंकी अन्य गुटों के थे। देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 9000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि जन औषधि केंद्र सस्ती और स्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने के प्रायोजन से शुरू किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इन केंद्रों से देश के प्रत्येक जिले के लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के कई देशों के फैसले को सही ठहराया है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने चीन से सूचना के अभाव में चीन सरकार से कहा कि वो कोविड महामारी की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करे ताकि जोखिम का ठीक आकलन किया जा सके। इस बीच कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने के चीन के फैसले के बाद फ्रांस, स्पेन, दक्षिण कोरिया और इजरायल ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच अनिवार्य कर दी है। चीन ने कहा है कि वो आगामी 8 जनवरी से अपनी सीमाओं को पूरी तरह से खोल देगा। चीन के इस कदम के बाद अमेरिका, इटली, जापान, भारत, मलेशिया और ताइवान ने भी चीन से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच कराने को कहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के कुल 266 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान 179 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.8% है। मंत्रालय के अनुसार देश में 3653 मरीज हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटे के दौरान 91,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में अब तक 220 करोड़ 10 लाख टीके लगाए जा चुके हैं।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने एजेंसियों को ऐसी सुरंगें बनाने के निर्देश दिए हैं जिनमें हरित ऊर्जा का उपयोग हो और दूरियां भी घटें। श्री माथुर ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टों और मुख्य पर्वतीय दर्रों से होकर गुजरने वाली 5 सुरंगों की प्रगति की समीक्षा की। लेह और करगिल जिलों के बीच की 2 सुरंगों की साल भर आवाजाही संभव होगी तथा समय और दूरी में भी कमी आएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र ने वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगाई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप का 3रा चरण तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक आपातकालीन बैठक में लिया। हालांकि आयोग ने रेल, मेट्रो, हवाई अड्डे से संबंधित निर्माण गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई है। इस बीच साल के अंतिम दिन राजधानी की हवा फिर बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। राजधानी का आज औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर 369 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार का साक्षात्कार प्रसारित करेगा। इस भेंटवार्ता में डॉक्टर सुभाष भारत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और उन्हें क्रियान्वित करने के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। In the year 2022, for the first time, entrance tests conducted in 13 languages for admission in 90 universities, ranking of all higher education institutions in the top 400 QS ranking has improved for enhancing participation of girls in technical education. Total of 9,244 FACE students benefited from this scheme in 2021-22. ये पूरा साक्षात्कार कार्यक्रम सुर्खियों में 7:10 से और स्पॉटलाइट में रात 9:15 से FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात विशेष वर्षांत कार्यक्रम झलकियां 2022 की प्रसारित करेगा। इसमें पूरे वर्ष के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम आज रात 8 बजे से FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में कल से शीतलहर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जनामणि ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अभी तापमान तो इतना गिरा नहीं है और दिल्ली अभी भी 8-9 डिग्री में है और बाकी अगर उत्तर भारत का बात करें तो तापमान तो ऑलरेडी हाई हो गया था 9 से 12 डिग्री। तो फॉल जो टेम्परेचर हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है। तो इसलिए कोल्ड वेव का जो स्पेल है वो मेनली जो 1 तारीख नाइट या 2 तारीख नाइट से शुरू होगा। और जहां तक डेंस फॉग का ऑब्जर्वेशन है आज दिल्ली में नॉर्मल है, बाकी इलाका जो पंजाब में आइसोलेटेड है और उत्तर प्रदेश में आइसोलेटेड। इस बीच राजस्थान में घने कोहरे के कारण राज्य के कई स्थानों पर दृश्यता कम हो गई। 2 दिन की मामूली राहत के बाद आज ठंड फिर बढ़ गई। पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हम्पी को बधाई देते हुए कहा कि ये उनके शानदार करियर की एक और उपलब्धि है। भुवनेश्वर में अंडर 18 पुरुष हॉकी में मध्य प्रदेश ने ओडिशा को 6-5 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफायर्स का खिताब जीत लिया है। वहीं अंडर 18 महिला हॉकी में हरियाणा ने मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर खिताब जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था और समस्याओं का हल करने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए बड़ी संख्या में आवास बनाने की पहल की।
गुजरात के नवसारी में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत और कई अन्य घायल। प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। सरकार ने वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगाई और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिन में शीतलहर बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।